हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। एंडोट्रैकियल ट्यूब के दो एंड्स होते हैं, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये वाला जो एंड होता है जिसको हम बॉडी के अंदर डालते हैं, लंग्स के अंदर जो डालता है वो उसको हम डिस्टल एंड बोलते हैं, और ये वाला एंड है प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डिस्टल एंड से शुरू करें तो आपको दिख रहा होगा कि बीवल्ड एंड है। बीवल्ड एंड का मतलब होता है एक स्लैंट, मतलब एक ऑब्लिक कट लगा हुआ है जो कि एट्रोमेटिक है ना। एट्रोमेटिक का ये मतलब है कि यहाँ पे अगर हम लंग्स के अंदर डालेंगे तो ट्रॉमा नहीं होगा, वो सॉफ्ट है। दूसरा, एक और ओपनिंग यहाँ पे बगल में दिख रही है लेटरल साइड में, तो उसको वो भी एक ओपनिंग है, और उसको हम बोलते हैं मर्फीज़ आई। मर्फीज़ आई का फंक्शन या सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमारा बेवल्ड एंड डिस्टल एंड अगर ब्लॉक हो जाता है म्यूकस के कारण या किसी भी तरीके से, तो जो मर्फीज़ आई है वहाँ की ओपनिंग से हम जो जो हमारा एयर का है, लंग्स को एयर पहुँचाना है, वो एडिक्वेटली पहुंचता रहे। ठीक है, उसके बाद और आप प्रॉक्सिमल एंड की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे तो आपको एक बैलून यहाँ पे कफ दिख रहा है। कफ ना, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स कफ्ड भी हो सकती है और अनकफ्ड भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब है ये कफ्ड ट्यूब है। उसके बाद अब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको मार्किंग्स दिख रही हैं। मार्किंग्स में 2 सेंटीमीटर की मार्किंग्स हैं, 2 सेंटीमीटर पर दिख रहा हुआ है। मार्किंग्स के बारे में थोड़ा सा जान लें तो ये जो ट्यूब है, ये जो इस वाले डिस्टल एंड से अगर हम यहाँ तक आएँ तो 26 तक है। 26 का मतलब क्या है, 26 सेंटीमीटर तक। अगर हम इसकी लेंथ नापेंगे तो 26 सेंटीमीटर का ये होगा। और इधर पे आप पहला वाला मार्किंग में देखें तो ये 16 सेंटीमीटर है, फिर 18 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का ग्रेजुएशन है, बीच में एक और डॉट है। 18 हो गया, 20 हो गया, 22 है, और उसके बाद 24 है, देन 26 है। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक 6.5 करके मार्किंग भी है। तो 6.5 का क्या मतलब है, ये साइज़ है एंडोट्रेकियल ट्यूब का। तो ये साइज़ किस पहले हम देख रहे थे कैथेटर का, जब हमने देखा था यूरिनरी कैथेटर, फोलीज कैथेटर का, तो हमने बोला था कि फोलीज जो उसका जो साइज़ है वो फ्रेंच में होता है, लेकिन ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है इसका साइज़ हमें मिलेगा मिलीमीटर में। तो 65 मतलब 65 मिलीमीटर का मतलब क्या है, ये जो ट्यूब है इसका जो डायमीटर होगा, इंटरनल डायमीटर होगा, वो 6.5 मिलीमीटर का होगा। ठीक है, 4 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक का साइज़ हमें मिल जाएगा इसमें। ठीक, यहाँ पे ये जो एंड है ये वेंटिलेटर से कनेक्टेड होता है, कनेक्टर बोलते हैं इसको, ये वेंटिलेटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक ब्लू कलर की लाइन की। यहाँ पे ये जो ट्यूब है, जो ये जो मटेरियल जिससे बना हुआ है वो पीवीसी का मटेरियल होता है, और पीवीसी जो है वो रेडियो ओपेक नहीं है। अगर हम एक्सरे में देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा। अगर हमें इस ट्यूब की लोकेशन पानी है कि ये लंग्स में सही तरीके से गई है कि नहीं गई एक्सरे के से, तो हम कैसे पा पाएंगे, तो इसमें एक लाइन लगी हुई है, ब्लू कलर की लाइन, जो हमने आरटी ट्यूब, रायल्स ट्यूब में भी देखा था, जो हम सक्शन कैथेटर में भी देखा था। ठीक है, तो सक्शन कैथेटर में भी हमें मिला था। तो ये जो लाइन है ये रेडियो ओपेक लाइन होती है, ये जो एक्सरे में हम देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं इस कफ की। ठीक है, तो ये जो कफ है इसमें आप देख रहे हो कि एक और छोटी सी ट्यूब लगी हुई है, और ये जो ट्यूब है इसके बाहर भी एक छोटा सा बलून है। इस बलून का क्या सिग्निफिकेंस है, तब आप देखो कि जब हम इसको, जब ट्यूब को हम अंदर डाल के हमें बलून को इन्फ्लेट करना होता है, ये जो कफ होता है इसको इस वाली ट्यूब के थ्रू, इस वाले पोर्ट के थ्रू हम ये जो बलून है इसको पायलट बलून बोला जाता है, इस वाले पोर्ट के थ्रू हम इसे इन्फ्लेट करते हैं। 10 से 20 ml की सिरिंज का हम यूज़ करते हैं। ये जो है अभी मैं इन्फ्लेट करके बताऊंगा। लेकिन सिग्निफिकेंस के यहाँ पे एक और बलून होने का क्या मतलब है, क्योंकि जब आप इसको अंदर डाल करके इन्फ्लेट करेंगे तो हमें ये वाला जो बैलून है ये तो हाइड हो जाएगा ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा। और अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो ये जो बैलून होता है वो, ये जो कफ होता है ये लगभग और ये जो डिस्टल एंड है ये 4.5 सेंटीमीटर अबव द कैरिना होता है। कैरिना मतलब जो बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया होता है उससे 4.5 सेंटीमीटर अबव हमें मिलता है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाँ इस कफ के सिग्निफिकेंस की। तो जब कफ को हम इन्फ्लेट करेंगे तो क्या क्या इसके फंक्शन है। मैंने एक 10 ml की 12 ml की सिरिंज ली है, इसको मैंने अच्छे से फिट किया और मैंने इसको इन्फ्लेट कर दिया, तो ये जो है इन्फ्लेटेड हो गया। ठीक है, अब इन्फ्लेट हो गया तो अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये दूसरे जो जो सीक्रीशंस होते हैं, जो जब ये ट्यूब डालने के बाद या जो नॉर्मल जो सीक्रीशंस होते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें ही ये डल पाएगी, तो ये जो सीक्रीशंस होते हैं तो ये सीक्रीशंस लंग्स में जाना ना जाए, एस्पिरेट ना हो पाए, इसीलिए ये
कफ होता है, इसको हम लगाते हैं, ठीक है। और ये ट्यूब को फिक्स भी करता है, जब ट्रैकिया के वॉल के अलोंग ये स्ट्रेच हो जाएगा तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा ट्यूब का, ठीक है। दूसरा क्या है, ये एक सील की तरह काम करता है। जब यहाँ से वेंटिलेटर के थ्रू या अम्बू बैग के थ्रू जब हम एयर इसको पहुँचाएंगे, तो ये जो कफ है ये उस एयर को बाहर लीक होने, वापस से ट्रैकिया के थ्रू बाहर आने से रोकेगा। तो जो वेंटिलेशन है वो एडिक्वेटली हो पाएगा, एक सील का काम करेगा, एयर सील बन जाती है कि जो हवा जाएगी वो वापस बाहर नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये इसके कुछ फंक्शन है। अब इस बैलून का काम क्या है, तो इस बैलून का काम ये है कि अब आप देखो ये इन्फ्लेटेड है ना, तो ये वाला जो बैलून है ये भी उतना ही इन्फ्लेटेड है। अब जब आपको अगर दिख रहा होगा, ऐसे तो नहीं, जो प्रेशर मैं इस बैलून में है वही प्रेशर सेम टू सेम इधर पे है। तो अगर मैं इसको दबाऊंगा तो मेरा दूसरी तरफ आप देखो, दूसरी तरफ भी मुझे दिख रहा है कि ये देखिए यहाँ पर भी प्रेशर उतना ही आ रहा है, तो यहाँ का और इधर का प्रेशर बराबर है। तो ये जो बैलून है ये बाहर रहेगा, पैलेट बैलून बाहर रहता है, और इससे हम कफ का प्रेशर असेस कर सकते हैं कि हाँ कफ का बैलून भी इन्फ्लेटेड है। और अगर ये बिल्कुल डिफ्लेट हो गया है, मतलब ये पिचक गया है, इसका मतलब है कि कफ का बैलून भी पिचका हुआ है या फिर डिफ्लेटेड है, ठीक है। तो अब फटाफट हम इसको डिफ्लेट करते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो प्रेशर अगर मैंने यहाँ से कम करा तो वहाँ से भी ये वाला जो कफ वाला जो बैलून है, कफ है, वो भी डिफ्लेट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिकेशंस की कब कब हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करना है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन पेशेंट को करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है ड्यू टू न्यूमोनिया, कोई भी डिजीज के कारण रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है, वो सांस नहीं ले पा रहे, न्यूमोनिया है, सीओपीडी का क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस। रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस कहाँ पे होता है, स्नेक बाइट के केस में पेशेंट को हमें अगर पॉइजनस स्नेक है तो हम उसको इंट्यूबेट करते हैं, ठीक है। फिर इनएडिक्वेट ऑक्सीजन वेंटिलेशन है, अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही हमने ऑक्सीजन मास्क लगा करके देखा उसको, फिर भी उसका सेचुरेशन नहीं मेंटेन हो रहा है, उसको हमने एक वेंटिलेशन मास्क वेंटिलेशन पे डाला उसको, ठीक है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन एनआईवी पे पुट करा तो भी वो सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो फिर हमें इंट्यूबेट करना पड़ता है, ठीक है। टू सिक्योर एयरवे एंड क्लियर सीक्रेशंस अप टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट, पेशेंट अनकॉन्शियस है और हमें उसको सीक्रेशन है, ट्रैकियल सीक्रेशन है, एयरवे अपर रेस्पिरेटरी सीक्रेशन है, उनको हमें लंग्स में जाने से रोकना है, तो फिर हम उसको इंट्यूबेट कर देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया, कोई भी सर्जरी जब करते हैं तब अगर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया के लिए हमें उसको ऑपरेट करना है तो फिर हमें इंट्यूबेट करना पड़ेगा, ठीक है। और टू सक्शन द ट्रैकिया इन न्यूबॉर्न्स इन केस ऑफ मेकोनियम एस्पिरेशन, मेकोनियम एस्पिरेशन में छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न्स में हमें ट्रैकिया को सक्शन करने के लिए एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना होता है। बच्चों में जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है वो नॉन कफ्ड होती है, उसमें कफ नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो कोई भी दवा, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि कोई भी दवाई हमें कब देनी है, लेकिन एक और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि वो हमें कब नहीं देना है। तो जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है उसमें हम एयरवे अगर ट्रॉमा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन अगर होता है, तो फिर हमें उस नहीं डालते हैं ना, इंसर्ट नहीं, इंट्यूबेट नहीं करते हैं। सीवियर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, क्योंकि जब आप इंट्यूबेशन करते हो तो नेक को हमें पूरा फ्लेक्स करना पड़ता है, ठीक है, एक्सटेंड करना पड़ता है और फिर हम उसको इंट्यूबेट करते हैं। लेकिन अगर सर्वाइकल इंजरी है और इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत है कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते, तो फिर ट्यूब डल ही नहीं पाएगी। लेरेंजियल स्पाज्म में आपने पता चला कि उसको डाला और लेरेंजियल स्पाज्म के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना, वो जो और सांस नहीं ले पा रहा है, वो लेरेंजियल एडिमा है ना, तो भी एक ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में लेरेंजियल एडिमा में भी इंट्यूबेट नहीं करेंगे। कॉम्प्लिकेशन एक अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्प्लिकेशन ट्यूब डालने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो एक तो इन्फेक्शन है ना, आप कोई भी बाहर से चीज़ अंदर लंग्स के अंदर डाल रहे हो ना, सीधे ट्रैकिया के अंदर डाल रहे हो, तो इन्फेक्शन का एक रीज़न है। अगर स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करिए तो इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रॉमा ड्यूरिंग इंजर्शन, इंजेक्शन के दौरान ट्रॉमा हो सकता है ना। हम मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एनेस्थीसिया में, जिसमें कि ग्रेड्स होते हैं, वन क्लासेस होती है, 1 2 3 4। तो 3 और 4 जो है ना, 3 और 4 में डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है, मतलब डालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो कई बार क्या होता है, लैरिंगोस्कोप से दांत टूट जाता है, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है, इंजरी हो सकती है। कई बार ईसोफेगस में चला जाए तो ईसोफेजियल इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। तो और तीसरा है ट्रैकियल नेक्रोसिस। ट्रैकियल नेक्रोसिस जब हम कफ को इन्फ्लेट कर रहे हैं, कफ को फुला रहे हैं, तो वो आसपास की जो ट्रैकिया की वॉल है उसको कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, तो वहां पे ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी, तो वो नेक्रोसिस होता है, प्रेशर नेक्रोसिस हो जाता है।
तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कफ के प्रिकॉशंस, जस्ट है ना, वो हम आगे बताएंगे आपको क्या करना चाहिए कि उसमें। फिर डिफिकल्ट एक्सट्यूबेशन, कई बार क्या होता है पेशेंट वेंटिलेशन वेंटिलेशन लगा हुआ है, तो हमारी बॉडी को जो है सबसे कम मेहनत करना पड़े, ऐसी इस तरीके से बॉडी जो है वो मॉडिफाई होती है, अडेप्ट होती है। तो जब वेंटिलेशन लगा दिया है तो पेशेंट क्या होता है, वो वेंटिलेशन का ये काम है कि हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप उसका प्रेशर जाएगा, वो इन्फ्लेट होगा डिफ्लेट होगा, इन्फ्लेट होगा डिफ्लेट होगा, ये पूरा वेंटिलेशन बाहर से मशीन करती है, एक तरीके से एक्सटर्नल लंग्स का काम करती है, ठीक है। लेकिन अब जब हमें एक्सट्यूबेट करना है तो दिक्कत हो सकती है कि वो एक्सट्यूबेट ही ना हो रहा है, हमने सीधे निकालने की कोशिश करी, बाहर से मशीन बंद करी, तब भी वो सांस नहीं ले पा रहे, तो ये दिक्कत हो सकती है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जब एक्सट्यूबेट करने के बाद कई बार क्या हो पेशेंट को होता है ये वॉइस जो है वो थोड़ी सी हॉर्स हो जाती है, मतलब भारी आवाज हो जाती है, भारीपन में आ जाता है आवाज में, ठीक है। तो ये 5 कॉम्प्लिकेशन आपको याद रखने हैं। कफ प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। कफ प्रिकॉशन मतलब जो कफ हमने उसको हमें कैसे सही करना है, कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना है। तो इन्फ्लेटेड विथ एयर ओनली, जो कफ है ना उसको हमें सिर्फ एयर से इन्फ्लेट करना है, वाटर वगैरह या कोई लिक्विड फ्लूइड नहीं डालना है, क्योंकि अगर वो बाई चांस रप्चर हुआ तो सीधे चीजें लंग्स में जाएंगी, तो एस्पिरेट कर जाएगा वो। डिफ्लेट एवरी 2 to 3 आवर्स, तो ये चीज किसके लिए है, 2 से 3 घंटे में उसे डिफ्लेट करते रहना है, वापस से आप सक आउट करो एयर और वापस से इन्फ्लेट करो, ताकि जो आसपास की ट्रैकिया की वॉल कंप्रेस हो रही है वो रिलैक्स हो, उसको ब्लड सप्लाई मिल सके, और फिर से वो चीज मतलब नेक्रोसिस, प्रेशर नेक्रोसिस, ट्रैकिया का ट्रैकियल नेक्रोसिस ना हो। तीसरा सक्शनिंग, सक्शन बोला जिसको भी इंट्यूबेट करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं एज एन इंटर्न, हम लोग बोला जाता है कि यार आप लोग एक जन को हम सिखा देते हैं सक्शन कैसे करना है, तो हर 1 घंटे में सक्शन करता रहता है कि हाँ सक्शन करना है इस पेशेंट की। तो ये चीज हो गई। फिर पॉटेक्स ट्यूब, अभी ये बात हमें ध्यान रखना है कि जो पॉटेक्स ट्यूब है उसको हम 7 दिन तक पेशेंट के अंदर बॉडी के अंदर रखा जा सकता है। और जो अलग अलग और भी दूसरे टाइप से, तो उनकी ड्यूरेशन वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक जिससे वो बनी हुई है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक ये 10 मिनट, लगभग 10 मिनट का वीडियो है, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।